जोहार डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूजी सेमेस्टर 3 का माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर। इससे पहले आप लोगों ने यूजी सेमेस्टर 1 और यूजी सेमेस्टर 2 में भी अगर माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, जिसके पेपर के नेम अलग अलग थे। तो इस बार का नाम है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, यानी अंबेडकर को समझिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई है वो सारी चीज़ें सिर्फ अंबेडकर के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में है, ठीक है, क्योंकि पेपर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। अभी जो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वो एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिया है, वो है यूनिट 1 इंडियन हिस्ट्रियोग्राफी एंड अंबेडकर का पहला पॉइंट, जिसका नाम है अंबेडकर एंड आर्यन इन्वेंशन थ्योरी। हिंदी में बोले तो अंबेडकर एवं आर्य आक्रमण सिद्धांत। तो यहाँ पर बनाने से पहले, मतलब आगे के आंसर बनाने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि अंबेडकर थे कौन। तो उनका परिचय की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है। मैं अंडरलाइन जो करूँगा आप उसको नोट कीजिएगा। अगर कॉपी नहीं है, ठीक है, तो कॉपी मंगा लीजिए और उस पर जो है लिखना स्टार्ट कीजिए। उनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है। पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जन्म और मृत्यु दोनों यहाँ पे दिया है, 1891 जन्म, 1956 मृत्यु। भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो समाज सुधारक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार भी थे। वास्तुकार को अंग्रेजी में आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है, आर्किटेक्ट कहा जाता है, आर्किटेक्चर नहीं, आर्किटेक्ट। तो दरअसल जो किसी चीज़ का डिज़ाइन करता है ना, निर्माण करता है, उसे वास्तुकार बोलते हैं। तो इन्होंने किसका निर्माण किया था? संविधान का, ठीक है। तो अब उनके परिचय को हम लोग विस्तार से यहाँ पे देखते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। उसी दिन अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। इसको आप अपना कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये भी आपका MCQ में दे सकता है। और डेट ऑफ बर्थ इनका पूरा क्या है? 14 अप्रैल 1891 को। किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। और उस जगह का नाम क्या था? उसका नाम था महू। महार जाति में इनका जन्म हुआ था। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय छुआछूत चरम पर था, जिस वजह से इस समस्या से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ और बहुत ज़्यादा समस्याएं उठानी पड़ी, क्योंकि जब भी वे कहीं भी गए तो नीची जाति कहकर उनको जो है अपमानित किया गया। अगर उनके पिताजी की बात करें तो उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। हालांकि वो भारतीय सेना के सूबेदार थे, जिस वजह से उनका बेटा पढ़ पाया और फिर भी उनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। सोचिए कि सूबेदार, एक कमांडर लेवल का ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिसर का बेटा भी जब स्कूल पढ़ने जाता है तो नीची जाति कहकर उसे अपमानित किया जाता है। ये उनके साथ बचपन में हुआ था और ये बचपन का चीज़ इतना बड़ा आघात बैठ गया उनके दिल में कि उन्होंने कसम खा लिया कि ज़िंदगी भर वो पूरा अपना जीवन बाकी लोगों को इससे बाहर करने में लगाएंगे। यानी कि उनके समाज के या उन जैसे जितने भी जिनको अछूत माना जाता है उनको वो उस दलदल से बाहर निकाल कर एक अच्छे ओहदे पे बैठाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का मकसद ही बना लिया कि जितने भी जो उस समाज से आते हैं या फिर उस प्रकार के जिन्हें अछूत कहा जाता है, उनको जो है वो शिक्षित करके आगे लाएंगे। और संविधान में उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ी जगह दी थी, आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना आप समझ गए। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। महार जाति के होने के कारण उनको छुआछूत का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। पिताजी सूबेदार थे, लेकिन फिर भी जातिगत भेदभाव इनके साथ हुआ था। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में इनके पिताजी ने इनको कभी भी जो है रोका नहीं, और इनके साथ, उनके पिताजी के साथ साथ और भी वे लोग जो इनके विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने भी इनको जो है शिक्षित होने के लिए पूरा जो है आर्थिक मदद किया, आर्थिक सामाजिक हर तरीके से। अब देखिए इनका डिग्री, इन्होंने 1907 में मैट्रिक पास किया। कहाँ से? मुंबई एल्फिंस्टन कॉलेज से। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में
डिग्री प्राप्त की यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1915 में एमए किया और 1916 में पीएचडी किया। इसके बाद वो लंदन चले गए और वहाँ पर जाके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और कानून में यानी जो एलएलबी होता है उसमें जो है उन्होंने पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ये सामाजिक और राजनीतिक कार्य में लग गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है, अंबेडकर ने अपने जीवन को सामाजिक भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष को समर्पित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार के लोगों को ही दुनिया याद रखती है। आपको अपना जीवन जब तक आप किसी काम में समर्पित नहीं करेंगे तब तक समझिए कि सफल नहीं हो सकते। आपको नौकरी करना है तो उसमें अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, आपको किसी का मदद कर मतलब देश बदलना है, किसी का मदद करना है तो वहाँ पर जैसे अंबेडकर जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, उधर समर्पित कर दीजिए। तो जब आप किसी काम में पूरी तरीके से खो जाते हैं, अपने आप को उसमें समर्पित कर देते हैं, क्या दिन क्या रात, क्या भूख क्या सर्दी क्या गर्मी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए कि आप सफलता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। ऐसे ही लोग सफल होते हैं। और देखिए इसके सबूत, अंबेडकर जी सफल हुए। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए कई आंदोलन किए और मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अब सवाल आता है कि मूक नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अंबेडकर जी थे। 1927 की बात है, महाड़ में चवदार तालाब सत्याग्रह का आयोजन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उस तालाब में दलितों को सार्वजनिक रूप से पानी पीने या फिर उसमें जो है किसी प्रकार के उपयोग की मनाही थी। तो उन्होंने क्या किया? अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जो है काम में लग गए। और संविधान निर्माण तो उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया। किसका? भारतीय संविधान निर्माण समिति, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो वो कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली एग्जाम में आता है तो फिर आप जो है उसको लिख नहीं पाएंगे नहीं तो उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। मसौदा का मतलब ये होता है उसका फॉर्मेट, प्रारूप तैयार किया और संविधान में सभी वर्गों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित कर दिया। ठीक है, सभी वर्गों के लिए उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित किया। ठीक है, जो लोग ज़्यादा पिछड़े थे, ज़्यादा दलित थे, ज़्यादा पहले उनको भागीदारी नहीं थी, उनको थोड़ा छूट दिया गया और जिनको बहुत पहले से जो है बेनिफिट मिल रहा था उनके थोड़ा छूट को काटा गया। मतलब कि उनको जो है कम छूट दिया गया, इनको थोड़ा ज़्यादा छूट दिया गया। ठीक है, इसी का प्रोडक्ट है आपका रिजर्वेशन, आरक्षण। जो आप एग्ज़ाम वगैरह, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं या फिर कुछ भी भरते हैं, कहीं एडमिशन होते हैं, तो अगर आपको आरक्षण मिल रहा है तो वो अंबेडकर के बदौलत ही मिल रहा है। अंबेडकर नहीं होते तो कोई आरक्षण नहीं होता। यहाँ पर है बौद्ध धर्म में परिवर्तन। अंबेडकर ने, इसको याद रखिएगा, अंबेडकर ने 1956 में अपने लाखों शिष्यों के साथ, अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वो पहले कौन से धर्म में थे? हिंदू धर्म। उसके बाद कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। अब क्यों छोड़े? कारण है हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था जो थी उसको उन्होंने अस्वीकार करके बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वहाँ उनको समानता और न्याय का सिद्धांत मिला। तो ये इनकी एक अपनी सोच थी, इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण कर लिया। इसके बाद मृत्यु की बात करें तो अंबेडकर जी का जो मृत्यु था वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ। ठीक है, लेकिन मृत्यु के बाद भी उनकी विचारधाराएं आज भी पूरे भारत में फैली हुई है। अब देखिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं उनकी विचारधारा को। तो वो विरासत में क्या छोड़ गए? विरासत में अगर बात करें तो अंबेडकर को भारत रत्न मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है। और 14 अप्रैल को क्या होता है? अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और वो समानता और न्याय के प्रतीक थे अंबेडकर जी। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि अंबेडकर के योगदानों ने भारतीय समाज में एक परिवर्तन लाया है और उनके विचार आज भी जीवित हैं और जीवन में संघर्ष और सफलता की एक मिसाल उन्होंने कायम करके रखी है। उनका ही कहावत था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, है ना। यानी कि पहले पढ़िए, फिर अपने लोगों के बीच अपना ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना कर अपना हक मांगिए। ये उन्होंने उस समय के जितने भी दलित थे, जितने भी उस प्रकार के जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनके लिए उन्होंने ये बातें कही। तो इसमें जब मैंने अंबेडकर के बारे में यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डिज़ाइन से लिखा है। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में लिखते हैं तो नो डाउट आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए पहले मैंने अंबेडकर, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिट 1 का जो पहला पॉइंट है ना उसमें 2 पॉइंट है, उसके 2 पार्ट हैं, अंबेडकर है और आर्य आक्रमण सिद्धांत है।
तो पहले अंबेडकर का परिचय है, उसके बाद उनका प्रारंभिक जीवन है, उसके बाद उनका शिक्षा है, शिक्षा के बाद सामाजिक और राजनीतिक काम है, उसके बाद संविधान निर्माण है, फिर बौद्ध धर्म में परिवर्तन किए वो हो गया इंपॉर्टेंट काम, और फिर मृत्यु, और उसके बाद विरासत, और फिर आप क्या सोचते हैं वो निष्कर्ष। तो इस प्रकार से जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना, तो नो डाउट उसका बहुत ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट होगा और अधिक से अधिक आप नंबर वहाँ से प्राप्त करेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता आर्य आक्रमण सिद्धांत क्या होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और उसके बाद अंबेडकर के विचार को भी बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्य आक्रमण सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, इंडिया में इस पर क्या बातें हैं होती है। तो यहाँ पर आर्य आक्रमण सिद्धांत का अर्थ ये माना जाता है कि आर्य जो लोग थे वो बाहरी थे, वो जो है एशिया के जो है उत्तरी क्षेत्र से आए थे। ठीक है, यानी कि चाइना के उस पार साइड से, और वो आकर जो है सिंधु घाटी सभ्यता पे आक्रमण किए, और आक्रमण करने के बाद उन्होंने उसको नष्ट कर दिया और वहाँ पर जो है अपनी सभ्यता खड़ी की, और फिर जाके पूरे देश को जो है बांट दिया, और बांटने के बाद उस पर शासन किया। ये है आर्य आक्रमण सिद्धांत। लेकिन अंबेडकर जी इस विचार को नहीं मानते। पूरे देश की जो विचारधारा है उन्होंने उसको चुनौती दी और कहा कि ऐसी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने ऐसा किस परिप्रेक्ष्य में कहा, किस स्थिति में कहा, उस समय की सिचुएशन क्या रहेगी, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन उनके जो विचार थे हम लोग उस पर बात करेंगे। उनके विचार क्या थे? अंबेडकर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया, मना कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, आर्य ना तो बाहर से आए थे, ना ही उन्होंने आक्रमण किया, ना ही उन्होंने कुछ किया। ये सरासर झूठ है। और उन्होंने क्या दिया? उन्होंने अपने जवाब दिए और उस कारण के साथ जवाब दिए। उन्होंने पहला कारण गिनाया कि पुरातात्विक सबूतों की कमी है। अंबेडकर ने यह तर्क दिया कि आर्य आक्रमण सिद्धांत के समर्थन में कोई भी सबूत नहीं है, और बिना सबूत के हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आर्यों ने भारत पर या सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण करके उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। चूँकि अंबेडकर जी एक वकील थे तो वो सबूतों के आधार पर ही बात करते थे। ठीक है, बिना सबूत के वो बात नहीं करते थे। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो वेदों का विश्लेषण। अंबेडकर ने वेदों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि वेदों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आर्यों ने आक्रमण किया था। वेदों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आर्यों ने आक्रमण किया था। वेदों में युद्ध संघर्ष का उल्लेख है, लेकिन बाहरी आक्रमण का कोई भी बात नहीं है। उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया, भाषाई और संस्कृति पहलू। अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच समानताएं केवल भाषाई आदान प्रदान और साझा संस्कृति इतिहास का परिणाम है, ना कि आक्रमण का। ठीक है, क्योंकि देश में ये बात थी कि संस्कृत जो है आक्रमणकारियों की भाषा है, और उन्होंने आक्रमण करने के बाद अपने एक प्रकार की भाषा बनाई, और उस भाषा को जो है वो वही लोग जानते थे, जबकि दूसरे लोग उसको नहीं जानते थे। जबकि अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत जो है ना वो इन्हीं भाषाओं से बनी है, एक विशिष्ट भाषा है जो कि संस्कारित की गई है इन भाषाओं से, मतलब कि इन भाषाओं के जो सही सही चीज़ें उनको लेकर उनको बनाया गया है, और वो संस्कृति जो है वो संस्कृत भाषा यही क्या है, ना कि आर्यों का भाषा है जो लोग बाहर से लेके आए हैं, वो विकसित यहीं पे हुआ है। उन्होंने आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के बीच संस्कृति और भाषाई आदान प्रदान को आक्रमण के रूप में देखने का विरोध किया। उन्होंने मना किया कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। अंबेडकर ने इस सिद्धांत को सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला माना। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत ने जातीय और नस्लीय विभाजन को जन्म दिया। अंबेडकर का मानना था कि ये जो आर्य आक्रमण सिद्धांत है, यानी बाहरियों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण करके नष्ट कर देना, इसी बात ने, इसी हवा ने जो है जाति और नस्लीय विभाजन को जन्म दिया और जातियों में लोगों को बांट दिया। ठीक है, तो दरअसल उनका मानना है ये पूरी तरीके से निराधार है, कोई आक्रमण नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था, वो लोग यहीं का मूल निवासी है, वो लोग भी यहाँ रहता था, और यहाँ का जो मूल निवासी है द्रविड़ समूह के, वो लोग भी यहीं के थे। ये अंबेडकर का मानना था, क्योंकि उस समय तक उनको ऐसा कुछ खास या ठोस सबूत नहीं मिले थे। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष की अगर बात करें तो अंबेडकर ने अपने पूरे रिसर्च में तर्क के माध्यम, लॉजिक के साथ आर्य आक्रमण सिद्धांत पर सवाल उठाया और इसे सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, तो उनके विचारों ने इस सिद्धांत पर फिर से विचार करने के लिए एक आधार प्रदान कर दिया है, महत्वपूर्ण आधार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उनकी सोच क्या थी आर्य आक्रमण सिद्धांत पर, और पूरे देश की सोच क्या थी आर्य आक्रमण सिद्धांत पर।
इस प्रकार अंबेडकर ने पूरे देश को चुनौती दी कि ये जो है सही नहीं है, सही कुछ और चीज़ है। और यहाँ पर जो है दोनों पॉइंट आपके ख़त्म हो गए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था अंबेडकर को समझना, और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था आर्य आक्रमण सिद्धांत को समझना। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको लगे कि कहीं पर कुछ पॉइंट में डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगला वीडियो में उसको जो है क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और फिर से मैं कहता हूँ आप इसको लिखिए, क्योंकि अभी से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज से ही सेमेस्टर 3 शुरुआत हुआ है। अगर माइनर पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा, अभी तक आप देख रहे हैं, तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि ये सब आप भूलें नहीं। और ये भूल जाइए कि फ़ोन में है, हम कभी भी देख लेंगे, ठीक है। फ़ोन से पढ़ाई नहीं होती है। आप जब तक उसको कॉपी में नहीं लिखते, फ़ोन का पढ़ाई किसी काम का नहीं है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाल कर पढ़ाई की। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम डी में बने रहिए। धन्यवाद।